स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इस समय फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है आपके लिए, आज कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मॉड्यूल 1 के हैं। मॉड्यूल 1 में हम लोग फोर्स सिस्टम, बीम और सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये टॉपिक को कवर किए हैं और इन्हीं टॉपिक पे जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आज उसी को डिस्कस करेंगे। छोटा ही वीडियो होगा, क्वेश्चंस पहले से लिख रखा है, इन क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट में इसके आंसर अभी बता दूंगा और इनका डिटेल्ड आंसर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, जहां से आप क्लिक करके और आसानी से इसको और डिटेल में भी पढ़ सकते हो। तो देखिए, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। ये कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं? 2 मार्क्स में। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आपके लिए लिखा है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इस क्वेश्चन को आपसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के नाम से पूछ सकता है, आपसे लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के नाम से पूछ सकता है, या फिर आपसे कह सकता है कि डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। ये कई तरीके से पूछा जाता है, लेकिन ये जहाँ पे आपको दिख जाए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, आपको आंसर जो करना है मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन 1 का आंसर, इसके आंसर में आपको लिखना है कि द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। हमारे साथ में आप लिख लीजिए इसको, रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज्ड if a force acting at a point, if a force acting at a point is shifted to any other point, to any other point। अब देखिए इसकी लिमिटेशंस क्या है। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, या विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं इट्स डायरेक्शन लिख दे रहा हूं, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, है ना। बस इतना आपको लिख देना है। मतलब अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट ए पे लग रहा है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, तो इस फोर्स को हम किसी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन नहीं चेंज होना चाहिए और उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इसके आंसर में आपको लिखना है द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स विल रिमेन्स अनचेंज्ड भी आप कह सकते हो, विल रिमेन्स अनचेंज्ड इफ अ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इतना आप लिख देते हो, एक छोटा सा डायग्राम बना देते हो, तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं करना है अभी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि मैं बीच बीच में रफ करूंगा, एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको कराऊंगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये जो आंसर है, ये किसका आंसर है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया ये। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देखिएगा बोर्ड पे सेकंड क्वेश्चन लिखा है, डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का टॉपिक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभी स्ट्रेस ही पूछ सकता है कि डिफाइन स्ट्रेस, डिफाइन स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस क्या होता है? रेजिस्टिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। कहीं लिखते हुए चलिए, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। लेकिन जब ये तीनों पूछे जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो इसका क्या आंसर आप लिखोगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो मैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप इसे नोट करिएगा हमारे साथ। मैं इसको लिखता हूँ आंसर 2, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर नंबर 2। तो आंसर नंबर 2 मतलब क्वेश्चन 2 का आंसर, डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसमें जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो होगा स्ट्रेन
strain in the direction of applied load, in the direction of applied load is called longitudinal strain, है ना, इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा है आपका, इसमें कह रहा है लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, तो बस इसमें चेंज क्या कर देना है, स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, है ना। जैसे इसमें अगर हम ये एक्स के लॉन्ग या लेंथ के लॉन्ग फोर्स लगा रहे हैं, ये है ना, तो इस डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन होगा इस डायरेक्शन में यानी लेंथ के लॉन्ग, ये होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसके विड्थ और थिकनेस में जो स्ट्रेन होगा वो लेटरल हो जाएगा, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर होंगे, तो अब मैं ज़्यादा स्पेस नहीं है, आप करिएगा क्या, लेटरल स्ट्रेन में यहाँ पे कर दीजिएगा परपेंडिकुलर, है ना, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर ऑफ अप्लाइड लोड, या मैं लिख देता हूँ हाँ लेटरल स्ट्रेन का, स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब आगे आप ऐड कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बाद ऑफ अप्लाइड लोड इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन, ऑफ अप्लाइड लोड, या मैं लिख देता हूं ऑफ अप्लाइड लोड इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन, तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आपको क्या लिखना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई सफिक्स वी से डिनोट करते हैं। ये रेशियो होता है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आपको क्या लिखना है मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट करिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार अब मैं हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं फिर आपको थर्ड क्वेश्चन स्टेट हुक्स लॉ बताता हूं। इसके लिए मैं इसको रफ करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को मैं रफ करूंगा, इसलिए आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है तो, है ना। वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी लिख दिया और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आपको बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसको रफ कर देता हूं। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है स्टेट हुक्स लॉ। यहाँ पे हुक्स लॉ की बात कर रहा है कि हुक्स लॉ डिफाइन करिए। कई बार कहता है आल्सो गिव द रिलेशन बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, या गिव द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इस तरीके से। तो हुक्स लॉ जो है ये इलास्टिक लिमिट तक के लिए वैलिड है ना। तो इसके आंसर में आप, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का within the elastic limit stress is directly proportional to strain, ये नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ध्यान दीजिएगा। यंग्स मॉडुलस में हुक्स लॉ में ये जो स्ट्रेस होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन होता है, मतलब सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अगर हम स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करें, स्ट्रेन को ई से, तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई हम लिख सकते हैं इस तरीके से। विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहीं से सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई टाइम्स ई लिख सकते हैं, और कैपिटल इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस। अभी आपसे पूछा जाएगा आगे, यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में डिफाइन यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस यहीं से आ जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, है ना। ये तो हुक्स लॉ अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसमें डिफाइन करिएगा कि इट स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डिस्कस अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है
ये तो आपका थर्ड का आंसर हो गया। क्वेश्चन आंसर 4 जो होगा यहाँ लिख दे रहा हूँ। वो कह रहा है डिस्कस अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, आपसे कह सकता है कि स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना। तो ये टोटल इलॉन्गेशन ऑफ बार की बात करता है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिस्कस अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम, इसका आंसर हो जाएगा टोटल, इट स्टेट्स दैट टोटल इलॉन्गेशन या टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ अ बार, टोटल इलॉन्गेशन और कंप्रेशन, मैं चेंज इन लेंथ ही लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि ये कंप्रेशन भी हो सकता है, इलॉन्गेशन भी हो सकता है। तो टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ अ बार इज इक्वल टू द algebraic sum of change in length of each part, sum of change in length each part of bar, ईच पार्ट ऑफ बार, है ना। जैसे कोई बार है, उसमें 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, तो उसका जो टोटल इलॉन्गेशन होगा उस सभी पार्टों के इलॉन्गेशन का सम होगा। अगर इलॉन्गेशन हो रहा है टेंसाइल फोर्स है तो प्लस ले लेना है, कंप्रेशन हो रहा है कंप्रेसिव फोर्स है तो माइनस साइन लगा देना है, बस डेल एल ऑफ बार आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, डिस्कस अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, डिफाइन फोर्स, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो सब बहुत आसान है, फोर्स के बारे में आप जानते हो। फोर्स जो होता है, आंसर 4 अगर मैं लिखूं यहाँ पे, आंसर 4, फोर्स की डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, फोर्स की डेफिनेशन सबको पता होगा, है ना। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्स की, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फोर्स की? जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है ना, तो उसको मोशन मिला सकता है, बॉडी अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट मिला सकता है, ठीक। इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप ये लिख सकते हो कि इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी वेदर इट इज रेस्ट इन मोशन। अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन मिला सकता है, मोशन में है तो उसको रेस्ट मिला सकता है। और दूसरा आप कह सकते हो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। मैं सामने आ जा रहा हूँ कैमरे के, ऐसे देख लीजिए, इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, है ना। यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो पोजीशन का मतलब है रेस्ट और मोशन, मोशन से रेस्ट मिला सकता है, रेस्ट से मोशन मिला सकता है। और फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। कई बार फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो फोर्स की डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि फोर्स इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि ये बाहर से काम करता है। फोर्स और स्ट्रेस में यही डिफरेंस है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप इसके आंसर में लिख सकते हो। बाकी फोर्स के प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय शियर स्ट्रेन। व्हाट डू यू मीन बाय शियर स्ट्रेन। तो मैं इसको रफ करता हूँ और शियर स्ट्रेन आपको बताता हूँ कि क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय शियर स्ट्रेन। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन सब के आंसर आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इससे मॉड्यूल 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपके पास आ जाएंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय शियर स्ट्रेन। तो देखिए, जब किसी भी बॉडी पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाता है, टेंजेंशियल फोर्स जब किसी बॉडी पे सरफेस के पैरेलल, है ना, शियर फोर्स हम लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें डिफॉर्मेशन होता है एंगुलर, ऐसे ऐसे डिफॉर्मेशन होता है।
ये अगर पॉइंट ए है तो पॉइंट ए यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाता है ए डैश पे, अगर ये पॉइंट बी है तो ये पहुँच जाता है बी डैश पे। तो ये जो डिफॉर्मेशन होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन फाई, इसी को शियर स्ट्रेन कहते हैं, इसी को शियर स्ट्रेन कहते हैं। तो आंसर आप कह सकते हो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाई अ टेंजेंशियल फोर्स। अ टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स होता है वो सरफेस के पैरेलल एक्ट करता है। एक्टिंग ऑन अ बॉडी, है ना, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय अ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको फाई से डिनोट करते हैं। ये एक तरह का ये एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, फाई बहुत छोटा एंगल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट है डिफाइन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस। तो देखिए यंग्स मॉडुलस जो होता है, यंग्स मॉडुलस, इसकी बात अगर हम कर लें यंग्स मॉडुलस की, इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और ये नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन, टू द नॉर्मल स्ट्रेन, इसका रेशियो होता है ना। या फिर यंग्स मॉडुलस को हम लोग सिग्मा अपॉन ई से डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन ई से डिनोट कर सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से और नॉर्मल स्ट्रेन को ई से, तो यंग्स मॉडुलस को सिग्मा अपॉन ई से, है ना। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे आप लोग एग्जाम में, 2 मार्क्स में जब पूछा जाएगा, आप बोलोगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। अगर इसके यूनिट एसआई यूनिट की बात की जाएगी तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस की यूनिट होती है, स्ट्रेन आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। फिर दूसरा है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट हो गया आपका यंग्स मॉडुलस, ये सेकंड है आपका बल्क मॉडुलस, और थर्ड हम लोग बात करेंगे शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। तो बल्क मॉडुलस को आप डिफाइन करिएगा डायरेक्ट स्ट्रेस, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डेफिनेशन में लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और के इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई सफिक्स वी। बस इतना आपको लिख देना है किसमें, बल्क मॉडुलस में। तीसरा है शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस या फिर इसी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, इसको जी से डिनोट करते हैं, थर्ड को शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये होता है रेशियो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, अपॉन शियर स्ट्रेन। और इसको सी से, कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं कभी कभी, या फिर जी इक्वल टू आप कह सकते हो टाउ अपॉन फाई, टाउ अपॉन फाई, है ना। शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं और फाई से डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेन को भी आपको बताया था। तो शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस को आप टाउ अपॉन फाई से भी दिखा सकते हो, ठीक। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। फिर क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, डिफाइन पॉइसंस रेशियो। तो पॉइसंस रेशियो को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं कुछ रफ करता हूँ और फिर यहीं पे लिखता हूँ, है ना। मैं कुछ रफ करता हूँ और फिर लिखता हूँ, ये वाला पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट इसका फिर से आप लोग ले लीजिए, मैं हट रहा हूँ। आप क्वेश्चंस के आंसर जरूर नोट करते रहिए, है ना। एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको करा दे रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ। बाकी इनका डिटेल्ड वीडियो भी है ना, इनका डिटेल्ड वीडियो भी है, उसका भी लिंक मैं इसी में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ से आप आराम से उसे डिटेल में भी देख सकते हो। लेकिन फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसके आंसर कर सको, आपको पूरे नंबर मिले, इतना मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफाइन पॉइसंस रेशियो। तो पॉइसंस रेशियो जो होता है न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पॉइसंस रेशियो को, इट इज डिनोटेड बाय न्यू। और ये रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे कि व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन
इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो, इट इज डिनोटेड बाई न्यू, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 to 0.5 जनरली वेरी करती है ना। तो ये आपको पॉइजन्स रेशियो में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो आंसर 9 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील की जब बात करेगा तो कुछ इस तरह से आपको एक कर्व बनाना होगा माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है और इसमें 2 यील्ड पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट A, B, C, D, E एंड F, ये कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपका ऑर्डिनेट पे ये स्ट्रेस हो जाएगा, एब्सिसा पे आपका स्ट्रेन होगा, है ना। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये आपका स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेस है और ये क्या है, स्ट्रेन है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे पॉइंट A रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को, पॉइंट B रिप्रेजेंट करता है इलास्टिक लिमिट को, पॉइंट C अपर यील्ड पॉइंट, पॉइंट D लोअर यील्ड पॉइंट, पॉइंट E अल्टीमेट स्ट्रेस एंड पॉइंट F इज फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट, है ना। तो कुछ इस तरह से आपको कर्व बना देना, इन पॉइंट्स के नाम भी लिख देने हैं। ये कर्व मैंने डिटेल में पढ़ाया है, इसका भी वीडियो है, इसका भी लिंक मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा। तो इस तरह से आप माइल्ड स्टील के लिए ग्राफ बना दीजिएगा। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड वर्किंग स्ट्रेस, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड वर्किंग स्ट्रेस, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा या फिर नोट करते रहिए। वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए, फिर वीडियो आगे आप देखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट है आपका डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड वर्किंग स्ट्रेस। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले आपको बता देता हूँ क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी शॉर्ट में FOS, है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में आप लिखिएगा, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी में इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल टू द वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस को अलाउएबल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, ठीक। अब दूसरा इसी में पूछ रहा है आपसे कि वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है। तो वर्किंग स्ट्रेस देखिए, हमें क्या करना है, जब हम कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कंपोनेंट डिजाइन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो कंपोनेंट फेल ना होने पाए, टूटने ना पाए, है ना। तो हमें वर्किंग स्ट्रेस हमेशा इस अल्टीमेट स्ट्रेस से कम लेना होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मतलब हमें मटेरियल को फेल होने से बचाना है, प्रिवेंट करना है ना। तो वर्किंग स्ट्रेस या अलाउएबल स्ट्रेस या डिजाइनिंग स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो मटेरियल को फेल होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना होगा वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। वर्किंग स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस दैट इज कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग फेलियर ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस दैट इज capable of preventing of material from failure is called working stress और डिजाइन स्ट्रेस। इसको डिजाइनिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस को। स्ट्रेस दैट इज कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग फेलियर ऑफ मटेरियल लिख सकते हो, प्रिवेंटिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम फेलियर, है ना। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, हम मटेरियल को फेल होने से। मतलब ये है कि FOS जो होता है फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा आपका, जब वर्किंग स्ट्रेस को हम अल्टीमेट से कम रखेंगे तो हमेशा ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। FOS इक्वल टू 1 का मतलब है कि जो हमारा अलाउएबल स्ट्रेस है वो मटेरियल के अल्टीमेट स्ट्रेस को गेन कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जिसके आंसर मैंने राइट साइड लिखता गया, बीच बीच में रब भी किया हूँ, आप उसे नोट करिएगा। मैंने कहा था आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बच गया है इसमें जो मैं नहीं यहाँ नोट कर पाया, अभी बता रहा हूँ आपसे। वेरिग्नस थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी उसी को कहते हैं, वो ज़्यादातर वही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा कि मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाई रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाई इट्स कंपोनेंट्स। ये वेरिग्नस थ्योरम होता है, मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाई रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाई इट्स कंपोनेंट्स, दैट इज वेरिग्नस थ्योरम।
तो इतना आप नोट कर लोगे तो मॉड्यूल 1 से उम्मीद करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे आप उसे आसानी से कर पाओगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूल 2 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप ये फर्स्ट यूनिट के जो भी क्वेश्चंस है इसको तैयार करिए। थैंक यू।